गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13th एंड 14th ऑफ जुलाई के 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। यहाँ पर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जल्दी से वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कौन से 10 एरियाज हमारे रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। चीज़ें हर जगह से होंगी, आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से भी होगी, हिस्ट्री से भी होगी। करंट अफेयर्स के अंदर हिस्ट्री के भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मीथेन के बारे में देखेंगे, हैंड कफिंग जो इंडियन पॉलिटी का एक एरिया है उसको लेकर आर्टिकल दिया गया था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मानगढ़ हिल के बारे में डिस्कशन किया गया था, क्योंकि देखिए स्टैटिक के एरियाज जो भी न्यूज़ में अपीयर हो रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएंगे। भगत मूवमेंट के बारे में जानेंगे, नेशनल मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लेकर आई गई है, इसके बारे में जानेंगे। सोफी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हुए वेस्टिंग एंड स्टंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली डेरिचो क्या है इसके बारे में जानेंगे। जल्दी से आप यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ रखी गई है, मतलब आपको कितना स्कोर करना है, कम से कम 6 यू मस्ट स्कोर, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क, यू विल गेट फॉर एवरी इनकरेक्ट वन 0। लेकिन आप अगर कहीं पे भी आप मिस्टेक इस तरीके की करते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जल्दी में आंसर देने के चक्कर में आप जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी को ही नहीं समझ पाते, और ऐसा बहुत बार होगा। काफ़ी सारे लोग प्रीलिम्स एग्जाम देकर आते हैं, जब घर आकर अपने मार्क्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं तब उनको समझ में आता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो उन्होंने मिस रीडिंग की वजह से इनकरेक्ट कर दिए। तो वहाँ पर -2 की पेनल्टी रहेगी, ताकि ये आदत छोड़ी जा सके। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर उसका आंसर करिएगा। नाउ कमेंट सेक्शन में बताएं 10 में से आप कितना टारगेट सेट कर रहे हैं। अभी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मीथेन। पूछा गया मीथेन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। कुछ नई स्टडीज हुई इसके ऊपर, तभी इसके बारे में जो आर्टिकल था वो आया। मीथेन इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होने वाली एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, हो सकती है। मीथेन जो है इट इज मोर देन 25 टाइम्स एज पोटेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट इन द एटमोस्फेयर। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कंपैरिजन में ये 25 गुना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। पोटेंट है, पावरफुल है, जिसमें ये 25 गुना ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सकती है अपने अंदर। 10 सेकेंड्स ये टाइम आपका शुरू हो गया। कोशिश करें इसका आंसर करने की विद इन द टाइम लिमिट। एक नई स्टडी अभी करी गई जिसमें यह पता चला कि जो मीथेन है इट इज मच मोर सेंसिटिव टू ग्लोबल हीटिंग। जो पहले हम सोचा करते थे कि ग्लोबल हीटिंग जो है उसके साथ ये जो मीथेन गैस आपकी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तभी ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेती है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा सेंसिटिव पाई गई है रीसेंट स्टडी के अंदर। मीथेन सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो यस, CO2 के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी है? CO2, उसके बाद मीथेन का नंबर आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। 20% ग्लोबल एमिशन के लिए भी मीथेन को ही जिम्मेदार माना जाता है। यस, अगर हम CO2 से कंपेयर करें, चाहे क्वांटिटी में ये कम अवेलेबल हो, लेकिन इसके अंदर पोटेंसी उससे काफ़ी ज़्यादा है। CO2 जो है वो क्वांटम में ज़्यादा है, क्वांटिटी में ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा डेंजरस तो वो भी है, लेकिन मीथेन जितनी डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पर आपको एक बाइफर्केशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का दिया है, तो ये भी देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हैंड कफिंग को लेकर है। पूछा गया है हैंड कफिंग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। हैंड कफिंग की बात करें तो क्या हैंड कफ करना, जब भी किसी क्रिमिनल को या फिर किसी एक्यूज को पकड़ा जाता है, तो उस केस के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या हथकड़ी लगाना अनिवार्य होता है? मे बी। सेकेंड, द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर हैंड कफिंग। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसे हैंडकफ किया जाता है या हथकड़ी लगाई जाती है, सो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसको रिकॉर्ड करके रीजन भी अपना बताना पड़ता है। ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली हुआ क्या? कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन एक अक्यूज को दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को वहां की पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी और ओपनली पब्लिक में परेड भी कराया था। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट को लगा कि ये जो चीज़ करी गई है सही नहीं है, इसी वजह से 2 लाख का कॉम्पनसेशन एक्यूज व्यक्ति को यहाँ पर दिया गया। जब हम बात करते हैं, देखिए हथकड़ी लगाना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल, रादर इसे नहीं लगाया जाता। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इसे लगाया जाता है, जब हमें लगता है कि जो व्यक्ति को पकड़ा गया है वो एक नटोरियस टाइप का व्यक्ति है, पहले भी उसे पकड़ा गया था लेकिन वो भाग गया था, तो इस तरीके के कारनामे वो करता रहता है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें हथकड़ी लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ऐसा लगे कि वो व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को, पुलिस को या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उस केस के अंदर भी हैंडकफ करना जरूरी होता है। बट अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर हथकड़ी लगाई जाती है, हैंडकफ किया जाता है, इन दैट सिचुएशन जो अरेस्टिंग ऑफिसर है
ही और शी मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम। उसे यहाँ पर हथकड़ी लगाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया गया, वो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी जो लोग आईपीएस में जाना चाहते हैं उनको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आगे जाके। वैसे आपको ट्रेनिंग के दौरान भी ये चीज़ें बताई जाएगी। वैसे अगर हम रीजंस देखें कहाँ कहाँ पर हथकड़ी को लगाया जाता है, 3 ओकेजन होती है। एक्यूज्ड ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उस सिचुएशन में अगर लगता है कि व्यक्ति किसी दूसरे को या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है तो यहाँ पर उसे हथकड़ी बनाई जा सकती है। अंडर ट्रायल प्रिजनर, जब उसे ट्रांजिट किया जा रहा होता है, मतलब जेल से उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा होता है या कोर्ट से वापस जेल लेकर आया जा रहा होता है, तो वहां पर भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। या फिर कन्विक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जेल टू द कोर्ट एंड बैक। उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर प्रिजनर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर, और यहाँ पर कॉन्विक्ट है, दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पर हथकड़ी लगाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट है मानगढ़ हिल्स इज लोकेटेड एट, ये रिसेंटली न्यूज में था। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उन्होंने डिक्लेयर किया मानगढ़ हिलॉक जो है ये जहां पर लोकेट करता है वो आप मुझे बताएंगे, इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाने की बात करी गई। इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के द्वारा सबमिट भी करी गई है, तभी मानगढ़ हिलॉक जो है वो न्यूज में था। आप मानगढ़ हिल के बारे में जल्दी से मुझे बताएं कहां पर लोकेट करता है। सो इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर। अब क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर तो इंडिया के अंदर बात करें बहुत सारी हिल्स हैं, क्या आपको सभी देखकर जानी है? देखिए अगर एटलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सभी आपको देखकर जानी ही जानी है, लेकिन जो हिल्स, जो माउंटेन्स, जो रिवर्स न्यूज में है उनको तो और भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो मानगढ़ हिल्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब यहां पर ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है कि ये जो हिल है इस हिल को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया जाता है तो एक तरीके से जो यहां पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, यहां पर काफी सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में, दे फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई करी और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके का ट्रिब्यूट दे दिया जाएगा अगर ये चीज अचीव कर ली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता है। भगत मूवमेंट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जयचंद के द्वारा, मान सिंह, गोविंद गुरु, या फिर कोई और ही व्यक्ति थे जिनका नाम यहां पर मेंशन नहीं है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए भगत मूवमेंट किससे रिलेट करता होगा। देखिए आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में था तभी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। जिनका हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री को लेकर जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसे देख लीजिएगा। एक स्पेक्ट्रम को लेकर मैराथन सेशन भी गया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ 1913 के अंदर भील्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, जो भील कम्युनिटी थी उन्होंने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, और भील लोगों को जो लीडरशिप दी गई थी वो दी गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। ठीक है, तो ये लोकल ट्राइबल लीडर थे जिनके द्वारा लीडरशिप दी गई और उनके द्वारा ही भगत मूवमेंट को लॉन्च किया गया। भील ट्राइब ने पूरा सपोर्ट किया और यहां पर अंग्रेजों का सामना भी किया। एट द सेम टाइम गोविंद गुरु ने भगत मूवमेंट के दौरान यह भी कहा कि जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको वेजिटेरियनिज्म को ऑप्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम जितने भी तरीके के इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी इसके अंदर बताई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब भगत मूवमेंट जो है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में था, क्योंकि पीछे हमने जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था वो भी देखा था। ठीक है, नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन से कैसे मिलता जुलता था, क्योंकि देखिए ये नवंबर 1913 लिखा है ना, तो नवंबर 1913 को क्या हुआ था? जो गोविंद गुरु थे वो लीडर थे, तो गोविंद गुरु स्टेज पे आते हैं। ठीक है, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं किया करते थे, नेचर वर्शिप में बिलीव किया करते थे, और काफी सारे ट्राइबल्स लोग भी यहां पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, कहां पर? मानगढ़, मानगढ़ हिलॉक जो है ना वहां पर, यहां पर ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और पीसफुल मीटिंग थी यहां पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, याद करिए जलियांवाला बाग जो इससे 6 साल बाद जाकर होगा 1919 में, अंग्रेजों ने यहां पर भी, मतलब जलियांवाला बाग से पहले यहां पर भी यही चीज करी, इन सबको घेरा। ठीक है, और अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी वजह से इसे मिनी जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानगढ़ हिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लोकेशन बता दी। यहां पर जो गोविंद गुरु जो नेचर को वर्शिप किया करते थे और उनके जो ट्राइबल लोग थे
जो उनको सपोर्ट करे थे सपोर्टर्स, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने क्या किया, वही जालियांवाला बाग में जो वो 6 साल के बाद करेंगे वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी करी। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, हम यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल मॉन्यूमेंट किसी भी साइट को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एंशियंट मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो 100 साल या इससे ज़्यादा एज की होनी चाहिए, मतलब 100 साल से कम एज की नहीं होनी चाहिए। उसका हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक कोई ना कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मे बी इट क्वालिफाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ डेफिनेशन एज कंटेन्ड अंडर AMASR एक्ट 1958। AMASR एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन दी है उसको क्वालिफाई करती हुई होनी चाहिए। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को लेकर, बताएं। चलिए देखिए, जब हम नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तीनों ही चीजें आपकी सही हो जाती हैं। एक ऐसी साइट जो 100 साल पुरानी है, राइट, तो एज भी मैटर करती है यहां पर, जिसकी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेकर आपका AMASR एक्ट है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी के ऊपर है, उसके प्रोविजन को भी क्वालिफाई करती हुई अगर कोई साइट है तो यहां पर उसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये तीन चीजें, ये तीन क्राइटेरिया तो मीट होने ही चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं वो एक साइट को लेकर, रादर इंडिया गेट को लेकर ही पूछने वाले हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहेगा और आज एक मेंस का क्वेश्चन भी आपका रहने वाला है ना। यूपीएससी 2023 की जो टेस्ट सीरीज है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmok.com के ऊपर, और जो लोग फुल फ्लेजेड कोर्स के लिए जाना चाहते हैं वो भी exam.netmok.com पर जा सकते हैं। अदरवाइज भी देखिए, तैयारी जो करिएगा ना, चाहे अपने आप से सेल्फ स्टडी करके भी करते हैं, वो आप डे वाइज ही करिएगा। आपका शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कैसे शेड्यूल बनाना है उसका एक अंदाज़ा लेना चाहते हैं तो जो 2023 की सीरीज़ है इसके अंदर मैंने डे 1 के अंदर एक शेड्यूल बनाया भी हुआ है, डे 0 के अंदर आदर, तो उसको लेकर आपको एक हिंट मिल जाएगा। तो कोशिश करें यहाँ पर पहले डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल का आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वो शेड्यूल वैसे का वैसा नहीं रहेगा, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी होंगे, तो उसको लेकर डरिएगा मत, पहले से ही बता देता हूँ। बट हाँ, डे वाइज तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट यूपीएससी का जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो आप कवर कर सके। नहीं तो क्या होगा, अपनी मर्जी से उठेंगे, सुबह तैयारी करना शुरू करेंगे, कभी पॉलिटी पढ़ेंगे, कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक साल कब कंप्लीट हो जाएगा, पेपर सामने आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ जो भी तैयारी करें डे वाइज तरीके से प्रिपरेशन करिएगा उसकी। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर। पूछा गया एएसआई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये AMASR 1958 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हो सकता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, ये भी पॉसिबल है। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी थी जब इसे बनाया गया था और 1861 में इसे अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाया गया था। 10 सेकेंड्स आपके पास, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। बताएं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, AMASR एक्ट के अंदर काम करती है, बिल्कुल ठीक है, और यस अंग्रेजों के टाइम में इसे बनाया गया था 1861 के अंदर। लेकिन हाँ, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इवन दो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर इज नाउ इन न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर जो इसका हेडक्वार्टर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धरोहर भवन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। AMASR के बारे में जानते हैं, तो ये आपका जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर आया था, ये क्या करता है, ये इसका बेसिक काम ही यही है कि प्रिजर्वेशन करना है जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके रख रखाव के अंदर इसका मेन काम रहता है। प्रोविजन इसके द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, यूजुअली क्या होता है, जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां पर वर्शिप वगैरह अलाउड नहीं होता है, राइट। जब मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया गया था, जब मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन में लिया गया था, अगर वहां पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता था वर्शिप को, तो उसके बाद भी यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा वर्शिप को। अगर प्रोटेक्शन से पहले चल रहा था तो अलग बात हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, केस हमने देखा था जिसमें JNK के जो LG थे मनोज सिन्हा, उन्होंने पूजा करी थी 8th सेंचुरी मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग के अंदर। तो ये टॉपिक जो था वो काफी न्यूज में आया था तब भी। तो AMASR एक्ट और ये जो प्रोविजन है इसको प्लीज अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दो स्टेटमेंट को देखकर पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है जेंडर बजट कंपोनेंट इन 2005-6। क्या हमारे पास जेंडर बजट कंपोनेंट है कि नहीं है? मे बी। एज पर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इंडिया का जो रैंक है दैट इज 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। हमारा जो रैंक है वो भी यहां पर दिया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर।
चलिए, रिसेंटली क्या हुआ, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, ये क्या है, DMEO, ये एक ऑफिस है जो कि नीति आयोग के अंडर में है। यहां पर बात करी गई कि जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर अब जेंडर बेस्ड बजटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तभी यहां पर जेंडर को लेकर बात करी गई। यस, हमारे बजट कंपोनेंट में 2005-6 हम इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे उतनी अच्छी नहीं आ रही है, शायद तभी इस चीज को लेकर नीति आयोग के द्वारा आवाज को रेस किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिया का रैंक यहां पर देख सकते हैं और बाकी कंट्रीज के साथ भी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, खासतौर पर जो साउथ एशियन कंट्रीज है, क्योंकि कंपेरिजन हमारा लार्जली उन्हीं के साथ ही ज्यादा होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं वो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये सोर्स है। नेक्स्ट चलते हैं सोफी रिपोर्ट को लेकर। पूछा गया सोफी रिपोर्ट जो है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेट करती है और क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, क्या आंसर हो सकता है। सोफी रिपोर्ट जो है क्या ये फूड सिक्योरिटी से रिलेट करती है। देखिए, अगर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को साथ में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि हाँ फूड सिक्योरिटी से ही रिलेट करती होगी, तभी तो तीसरी जो स्टेटमेंट है वो भी फूड के ऊपर दी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है। एंड यस, क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होता है, कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा नहीं हो पाता है और काफ़ी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, विच लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी हमारी खतरे में आ जाती है। नाउ इज इट रिलीज बाय नीति आयोग, नीति आयोग इसको नहीं लेकर आए। सोफी का मतलब है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट 2022 की जो है इसे रिलीज किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और इनके साथ साथ यूनिसेफ और WHO भी शामिल था, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ वन ऑफ द प्राइमरी कोज जो कि भुखमरी के लिए, हंगर के लिए बताया जा रहा है, वो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। काफी सारे देशों के अंदर जो पॉवर्टी देखने को मिलती है, और यहां पर एक डेटा भी दिया गया कि मोर देन 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 20% से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन $1.25 पर डे के ऊपर कहीं ना कहीं अपने जीवन को जी रही है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दूसरी तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग को लेकर है। वेस्टिंग और स्टंटिंग, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। इसको लेकर पूछा है कि लो वेट फॉर हाइट, जब हाइट के कंपैरिजन में वेट कम होता है अंडर 7 ईयर्स के अंदर, उसे वेस्टिंग कहा जाता है। जब हाइट एज के कंपैरिजन में कम होती है उसे स्टंटिंग कहा जाता है। तो 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली डेटा आया है इसका, जिसमें हमने देखा है कि वेस्टिंग 17.3% देखी जा रही है और स्टंटिंग अप्रोक्सीमेटली 30.9% देखी जा रही है। तो डेटा काफी ज्यादा है, तभी दोनों के बारे में डिस्कशन किया। वेस्टिंग क्या होता है, देखिए डब्ल्यू से वेस्टिंग और डब्ल्यू से ही वेट, तो डेफिनेटली ये वेट से रिलेट करता है, ये तो पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर वेट किसके कंपैरिजन में, हाइट के कंपैरिजन में वेट कम है। आपने देखा होगा काफी सारे लोग, जो बच्चे की बात करें अगर, तो हाइट उनकी बढ़ जाती है, प्रॉपर हाइट होती है, लेकिन वेट नहीं होता है। राइट, उस सिचुएशन को वेस्टिंग कहा जाता है, लेकिन ये अप टू 5 ईयर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया गया है वो अप टू 5 ईयर्स बनाया गया है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी एज तो बढ़ जाती है, 10 ईयर्स हो गई, 15 ईयर्स एज हो गई, लेकिन अपनी एज के कंपैरिजन में, बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनकी हाइट काफी कम होती है। वो स्टंटिंग का केस होता है, और यहाँ पर भी 5 साल ही एज को कंसीडर किया जाता है। तो दोनों की डेफिनेशन तो ठीक दी गई थी, लेकिन जो एज क्राइटेरिया था वो गलत था। इसी वजह से क्या होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट भी जिसमें स्टंटिंग के बारे में बताया गया दैट इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, स्टंटिंग हो या वेस्टिंग हो दोनों को ही प्रिवेंट किया जा सकता है अगर न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाता है तो। लास्ट डेरेचो के बारे में पूछे, बताइए डेरेचो क्या है। इज इट अ स्टॉर्म, इज इट अ साइक्लोन, लैंडस्लाइड, या इसमें से कुछ भी नहीं। 10 सेकेंड्स। रिसेंटली स्टेट ऑफ नेब्रास्का, मिनेसोटा, इलिनॉइस, यूएस के अंदर जो डेरेचो स्टॉर्म है उसे देखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्टॉर्म जो है ये ट्रैवल कर सकता है 100 ऑफ माइल्स और काफी बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। यूजुअली इसके अंदर जो विंड स्पीड होती है वो 93 kmph से ज्यादा होती है, और ये 400 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग आसानी से कर सकते हैं, और 400 के किलोमीटर के एरिया को भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन काफी ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि टॉपर कौन है, फिर आपके मार्क्स, प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। लेकिन हाँ, रिवीजन करनी जरूरी है, और रिवीजन करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे ही टॉपिक आपके सामने आएगा इसे रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। नाउ मीथेन को लेकर क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी बताइए। मीथेन और CO2 को कंपेयर करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, मीथेन और CO2 को कंपेयर करेंगे, मीथेन की पोटेंसी काफी ज्यादा है, इवन दो क्वांटिटी चाहे ही कम हो। राइट,
फिर हमने हैंड कफिंग के बारे में देखा था, येस और नो में बताएं, इज इट मैंडेटरी, नहीं, अभी 2 लाख का जो कॉम्पनसेशन है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है एक व्यक्ति को जिसको कि परेड कराया गया था। मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ ही सिचुएशन के अंदर ये करना होता है, और जब आप करते हैं तो आपको रीजन भी बताना होता है। मानगढ़ हिल कहाँ पर है, जल्दी से बताएं, इट इज इन राजस्थान। और यहाँ पर हमने एक भगत मूवमेंट के बारे में भी देखा था, उसको कौन हेड कर रहे थे, उनको हेड करने वाली पर्सनैलिटी थी गोविंद गुरु। यहाँ पर हमने इसी से रिलेट करता हुआ एक मैसेकर भी देखा था, तो उसे क्या कहा गया था, मिनी जालियावाला बाग। नेशनल मॉन्यूमेंट के बारे में देखा तो क्राइटेरिया क्या होता है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और AMASR एक्ट जो है उसके प्रोविजन भी जस्टिफाई करती हुई होनी चाहिए, राइट। फिर हमने यहां से आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना। ये किसके अंडर में काम करता है, AMASR के अंडर में काम करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। हालांकि बाकी सारे ऑफिसेज आपको अलग अलग सिटीज में मिल जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाया गया था। यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी देखा था हमने। फिर हमने जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में देखा, हमारी रैंकिंग कुछ अच्छी नहीं आई है, हमारे पास बजट कंपोनेंट तो अवेलेबल है इसका। सोफी रिपोर्ट कौन लेकर आए, जल्दी से बताएं, फूड सिक्योरिटी को लेकर है, जिसमें डेटा दिया गया है और इंडिया को लेकर भी डेटा दिया गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी का इशू हो जाता है, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए। वेस्टिंग स्टंटिंग क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कस किया था। 5 इयर्स एज क्राइटेरिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में डेरिचो क्या है, इट इज अ स्टोम, जो कि अभी यूएस के अंदर हमें देखने को मिला है। इंडिया गेट जो है ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था, 1 लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इससे आपको एक नई चीज पता चलेगी, क्योंकि डेफिनेटली जो मॉन्यूमेंट है वो बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसे बनाया गया, इसके पीछे रीजन क्या था वो आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके भी बता सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टंटिंग का जो इशू है वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हाउ कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग, ये आप कैसे सोल्व करोगे, ये मेंस और इंटरव्यू दोनों का क्वेश्चन है। अगर आपके जिले में स्टंटिंग का इशू है तो आप इसे कैसे, इस समस्या का निदान कैसे करोगे, ये आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है, और इंटरव्यू ग्रुप के अंदर आपको इसे रिकॉर्ड करके आंसर को भेजना है। चलिए यहाँ पर जल्दी से आप अपने मार्क्स बताएं, 10 में से आपने कितना स्कोर किया है, व्हाट इज योर स्कोर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहें, जो लाइव वीडियोस आते हैं उसके भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डोंट थिंक कि पहले दिन आप करें, पहले दिन आप इन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे आपको शुरुआत यहाँ से होगी, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, और फिर मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आ गए, उससे काम नहीं चलेगा। मेंटेनिंग योर रैंक हियर इन द टॉपर कैटेगरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।